गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज हम लोग रिलेशन फंक्शन का आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के हमने वीडियो में इन्वर्स ऑफ फंक्शंस को सीखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले इन्वर्स होता क्या है, जैसे अगर हम मानते हैं, जैसे मान लो 3 है, अब 3 का इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होता है 1/3, है ना। हमने पहले भी सीखा था जो पुरानी क्लासेस में कि नेचुरल नंबर्स इन सब के इन्वर्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे अगर हमें मान लो n निकालना है फॉर एग्जांपल, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/n होगा। इन्वर्स में हम लोग नेचुरल नंबर्स में क्या सिंपली कर देते थे, उसको 1 में लिख देते थे। ये आता कैसे था, इसके पीछे का लॉजिक है कि ये जो टर्म है और उसका इन्वर्स है, ठीक है, जो टर्म है और उसका इन्वर्स है, उन दोनों को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आई बात समझ। अब यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। n इंटू 1/n इज़ 1, क्योंकि n से n कट जाएगा। तो जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो भी नॉर्मल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स भी ले लो, जैसे 3.1 इंटू में करेंगे 1 में 3.1, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, इन्वर्स है। तो इन्वर्स, ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई भी नंबर है, उसका अगर हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 का मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर फंक्शंस में हम आइडेंटिटी को डिनोट कैसे करते हैं, आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं आई से। तो हमारा अगर फंक्शन f है और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फंक्शन g को, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, जो भी उस सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। जो भी इसका डोमेन होगा इस वाले सेट का, इस वाले फंक्शन का, इसकी इस डोमेन की ये आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब फंक्शंस का बात समझ आ गई कि हमने दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है और अगर रिजल्ट आइडेंटिटी बन रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे कि वो उसका क्या है, इन्वर्स। अब इन्वर्स कौन सा होगा, g जो है, g इज इन्वर्स ऑफ f, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं हम g को कैसे लिखेंगे, f ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब ऐसे, जैसे किसी की भी पावर 3 की पावर -1 होती है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। इसीलिए हम लोग फंक्शंस में इसकी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द इन्वर्स ऑफ f का इन्वर्स इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। दिस इज़ द नॉर्मल डोनेशन जो हर कोई यूज़ करता है, आपकी NCERT बुक में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। और जब हम फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते थे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कैसे लिखते थे, f ऑफ g में, है ना, या फिर g ऑफ f। अभी लास्ट क्लास में हमने सीखा था ये दोनों चीज़ें। तो अगर f ऑफ g और g ओ f, ये दोनों क्या बन रही हैं, आइडेंटिटी बन रही हैं। आइडेंटिटी किस डोमेन में, ये f का डोमेन और ये g का डोमेन। डोमेन अलग अलग होगा दोनों में, ये ध्यान रखना। जो पहले नंबर लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसी का डोमेन होना चाहिए आइडेंटिटी, इसी डोमेन की आइडेंटिटी आपके रिजल्ट में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे जी ओ एफ है तो यहाँ पे जी का जो है डोमेन, वो यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी इधर आनी चाहिए रिजल्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों चीज़ें प्रॉपर्टी ट्रू हैं तो इसका मतलब ये है कि f जो है वो इन्वर्स, f का इन्वर्स g है इस वाले केस में, ठीक है। इस वाले केस में f का इन्वर्स, f हैज़ इन्वर्स g, ठीक है। और इस वाले केस में g हैज़ इन्वर्स f, ठीक है। तो f को हम लोग क्या लिखेंगे, g का इन्वर्स, और g को हम क्या लिख रहे हैं, f का इन्वर्स, ठीक है। आई बात समझ। इन्वर्स का मतलब वो उसका उल्टा है, उसका मतलब उसकी नेगेटिव पावर वाला सम है। अब क्योंकि हमें फंक्शंस जो दिया हुआ होता है वो x², कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है 3x + 4, तो अभी हमें ये नहीं पता कि इसका इन्वर्स कैसे आएगा, या फिर ये नॉर्मल f है मान लो, तो f इन्वर्स कैसे निकालोगे वो हमें नहीं पता, वो अब आगे सीखेंगे। लेकिन पॉलिनॉमियल्स को हम डायरेक्टली ऐसे करके नहीं लिख सकते कि x² + 3x + 4, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। इसका भी जो इन्वर्स बनेगा वो कोई और पॉलिनॉमियल बनेगा, उसका हमने तरीका अब सीखना है आगे वाले क्वेश्चंस में।
ठीक है, अब मैं कंसेप्ट समझ आ गया कि इन्वर्स होता क्या है और कैसे हम उसे अपने बाकी के क्वेश्चंस में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हमने बस इन्वर्स वाले कंसेप्ट को नंबर्स से उठाकर पॉलिनोमियल्स में रख दिया है या फंक्शंस में रख दिया है। ठीक है, अब हमें उस फंक्शंस को देखना है कि फंक्शंस में कैसे परफॉर्मेंस होगी। नंबर्स में तो इजीली हो जाती है। अब इस वाला पहला एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल 23, ये बोल रहा है कि ये एक एफ फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से वाई एक सेट पे जा रहा है। वाई कोई भी एक सेट है जिसको हमने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है। सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे इसमें जो इस पॉलिनोमियल में डालने के बाद आएंगे। मतलब अगर x की वैल्यू 1 डाल दो तो 4 × 1 + 3 दैट इज़ 7। तो पहला नंबर y के अंदर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 4 को 2 पुट करो, 8 + 3 इज़ 11 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 15, उसके बाद 19। ये सारे एंड सो ऑन इज़ दी क्या है, सेट ऑफ y। ये y के सेट के अंदर नंबर्स आएंगे। तो ये हमारी क्या है, रेंज, और नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हैं, डोमेन। तो x जो है वो कौन सी वैल्यू पुट करेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लेगा। और y के अंदर कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, y के अंदर आएंगी 7 11 19 15 19 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज़ y के अंदर आएंगी और x के अंदर हमारी ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। डिफाइन कैसे किया हुआ है, f(x) को डिफाइन करा हुआ है ऐसे, f(x) इज़ डिफाइंड एज 4x + 3। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो पूरी की पूरी क्या बना रही है, रेंज बना रही है। तो ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। देखो हमारा जो रेंज है वो भी 4x + 3 है और जो हमारा फंक्शन है वो भी 4x + 3 है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। सारे के सारे नंबर्स का कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, वेयर अब हमें बताना है कि शो दैट f इज़ इन्वर्टेबल, और उसका इन्वर्स भी हमें फाइंड करना है। तो f जो है वो इन्वर्टेबल होना चाहिए। इन्वर्टेबल होने के लिए देखो क्या क्या होना चाहिए, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा ये कैसे बताएंगे हम, ये होना चाहिए, एक तो 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल है। ठीक है, इन्वर्टेबल है। तो अब हम इसका पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। ऑन टू तो हमें समझ आ गया है ना, 1 1 चेक कर रहे हैं। 1 1 चेक करने में हम लोगों को क्या बताना है, सबसे पहले कि लेट x1, x2 ठीक है बिलोंग टू n, किसी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, सच दैट क्या होगा, इन दोनों से हम लोग मान के चल रहे हैं कि f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2)। ऐसे हम लोग 1 1 प्रूव करते थे अभी तक काफ़ी सारे, एक वीडियो में तो हमने 1 1 ऑन टू ही प्रूव करे हैं सारे टाइम। f(1)x, अब यहाँ पे x की जगह पे x1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 4x1 + 3 और यहाँ आ जाएगा 4x2 + 3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 4x1 इज़ इक्वल टू 4x2, दैट मीन्स x1 इज़ इक्वल टू x2। तो ये हो गया 1 1 प्रूव हो गया भाई कि 1 1 तो है। और ऑन टू मैंने बता ही दिया क्योंकि इसका रेंज और जो इसका रेंज है वो उसके फंक्शन के इक्वल है, तो ऑन टू भी हो जाएगा। द फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू, तो विच इम्प्लाइज कि f इज़ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का ना एक तरीका और है, जैसे ये मान लो रेंज है, सॉरी डोमेन है, डोमेन में कुछ वैल्यूज़ हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ये ले लो, ठीक है, और हमारे पास रेंज में जो वैल्यूज़ हैं वो a b c। अगर ये 1 1 है, मान लो 2 c पे जा रहा है 3 b पे जा रहा है, ऐसे करके ये फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। अब ये इन्वर्टेबल होगा अगर इन्वर्स, जैसे ये मान लो ये फंक्शन f है, तो f इन्वर्स क्या करेगा, रेंज को डोमेन तक लेके जाएगा। मतलब अब f इन्वर्स क्या हो जाएगा, f इन्वर्स में a b c से वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी, 1 2 3 में जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी।
ए 1 पे जाएगा, बी 3 पे जाएगा, सी 2 पे जाएगा, ठीक है। ए 1 पे जा रहा है, ए 1 पे जा रहा है ना, ये दिख रहा है, ए 1 पे जा रहा है, बी 3 पे जा रहा है, सी 2 पे जा रहा है। तो हमने बस उसको उल्टे तरीके से मैच करना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स हो जाएगी। और ये तब पॉसिबल होगी जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होंगे, क्योंकि देखो अगर 1 1 नहीं है, मान लो 1 1 नहीं है, 1 2 3 4 वैल्यूज थी और यहाँ पे हमने ले लिया ए बी सी डी, 1 1 नहीं है मान लो, तो 1 अगर ए और बी दोनों पे जा रहा है और 2 सी पे जा रहा है और 4 डी पे जा रहा है, ठीक है। 3 रह गया हमारा, ऑन टू तो है क्योंकि रेंज में कोई भी बच नहीं रहा, ठीक है, लेकिन 1 1 नहीं है। तो 1 1 ना होने से जब हम इसका ये वाला इन्वर्स बनाएंगे, ए बी सी एंड डी, और फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 एंड 4, तो जब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे तो ए भी 1 पे जा रहा है, बी भी 1 पे जा रहा है और सी 2 पे एंड डी 4 पे, ऐसे बन रहा है। तो 1 1 ऑन टू होने से ये फंक्शन जो बनेगा ना, ये एफ इन्वर्स, ये एफ है मान लो, तो अगर एफ इन्वर्स हम बना रहे हैं तो एफ इन्वर्स के लिए ये जो फंक्शन है ये वैलिड नहीं है कि दो वैल्यूज़ एक नंबर पे नहीं जा सकती, ठीक है, एक रिजल्ट नहीं दे सकती। तो दिस इज़ दी प्रॉब्लम कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा और आपका क्या है, इन्वर्स हम लोग इसका फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। 1 1 ऑन टू था तो हमने बता दिया कि वो इन्वर्टेबल है। अब इन्वर्टेबल है तो उसका इन्वर्स भी तो निकालना है। अब एफ एक्स की वैल्यू देखो, अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स निकालना बता रही हूँ अब मैं आपको, थोड़ा सा स्पेस। हाँ जी, इन्वर्स के लिए हमें पता है कि एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 4x + 3, ठीक है। हम मान लेते हैं इस एफ एक्स को, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर वाई बिलोंगिंग टू वाई, ठीक है। वाई हमारा रेंज था ऊपर अभी गिवन था, तो हमने y को कोई भी एक नंबर मान लिया इस y के अंदर और हमने कहा कि ये जो एफ एक्स है वो किसी फॉर y बिलोंगिंग टू y एंड फॉर सम x बिलोंगिंग टू n, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर x के लिए इसकी वैल्यू y के इक्वल है, ठीक है। सारे x तो y के इक्वल नहीं हो सकते ना, तो कोई एक वैल्यू हमने ले ली और उसको मैच करा दिया किसी एक वैल्यू से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू क्या आएगी, 4x + 3 होएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x पकड़ना है, बाकी चीज़ें इधर भेज दो। 3 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, y - 3 = 4x, और फिर ये 4 भी यहाँ भेज दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y - 3/4। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये आपका क्या है, एफ इन्वर्स है, तो आप इसको लिखोगे एफ इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू y - 3/4। यह आपका क्या आ गया, y आ गया। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, उस फंक्शन को लेना है, लिखना है और उसके अंदर से x की वैल्यू निकालनी है। बाकी सारी चीज़ें इक्वल टू के दूसरी साइड पुट अप करते चले जाओ और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे कई बार, 2 x, जैसे पॉलिनॉमियल्स में x² भी है और x भी है, तो फिर कैसे करोगे, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमें एक y दिया हुआ है, जो उसकी जो मतलब y एक रेंज है जो कहाँ पर है, n² टाइप ऑफ नंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, स्क्वायर्स हैं। तो y के अंदर कैसी कैसी वैल्यूज़ होगी, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16, 25, 36 एंड सो ऑन, ठीक है। सारे स्क्वायर्स किसके अंदर आएंगे, y के अंदर आ जाएंगे। फंक्शन लिया हमने, नेचुरल नंबर से y तक जा रहा है और उसको कैसे डिफाइन करा हुआ है, n² के टाइप में डिफाइन करा हुआ है, मतलब रेंज को ही हमने फंक्शन बना दिया और उसी को हमने बताने कि वो इन्वर्टेबल है। तो ऑन टू तो होगा क्योंकि रेंज और फंक्शन दोनों इक्वल हैं, तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो रेंज में होंगी। तो हम पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 चेक करने के लिए हमने लेट कर लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n
सच दैट, कैसे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अगर दोनों के स्क्वायर्स इक्वल हैं तो वो नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों साइड से स्क्वायर रूटिंग कर दो, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड से, तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, शो दैट f इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल आ गया, f इज इन्वर्टेबल, ऑन टू तो हो ही जाएगा। ऑन टू के लिए आपको कैसे लिखना है कि जो भी आपका रेंज आ रही है, जो भी रेंज है वो आपके फंक्शन के इक्वल है, तो ऑन टू है ही, तो ये हो गया f इज इन्वर्टेबल। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमने लेट कर लिया, लेट फॉर x belonging to n, f of x is equal to y, where y belongs to, कहाँ पे y belong करेगा, कैपिटल Y में। देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर, है ना। अब हमें सिर्फ x निकालना है, तो सिर्फ x के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ x के लिए हम लोग स्क्वायर रूटिंग कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ y, दैट इज f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ y क्या आ गया हमारा, अंडर रूट ऑफ y आ गया। ये हमने निकाल लिया इसका इनवर्स। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अब हमें दिया हुआ है कि f डैश जो है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है, और उसको हमने इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है। ये है क्या, f ऑफ इनवर्स। ठीक है, f इनवर्स हम लोग ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, आगे जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे वैसे होता है डिफरेंशिएशन, पर जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इसको क्या, तो f ऑफ इनवर्स की वैल्यू हमें ये दी हुई है, हमें निकालना है शो दैट कि f जो है वो n से किसी s पे जा रहा है, s इज़ द रेंज ऑफ f, और f जो है वो इन्वर्टेबल है, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, अब जो f इनवर्स है वो हमारा n से r तक जा रहा है, नेचुरल नंबर से r तक जा रहा है। तो हमें बताना है कि नेचुरल नंबर f इनवर्स हमें दिया हुआ है, हम लोगों को पहले f निकालना है। पहले f निकाल लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, और जब f आ जाएगा तो हम उसकी रेंज और बता सकते हैं कि वो इन्वर्टेबल है। f इन्वर्टेबल है तभी तो f इनवर्स लिखा हुआ आ रहा है, ये तो सिंपल सी बात है। s इज द रेंज ऑफ f इज इन्वर्टेबल। पहले हमें बताना है कि f जो हमें गिवन है, वेयर s जो है वो रेंज है f की, वो क्या है, इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल तो होगा तभी तो f इनवर्स हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे आप पहले f ही निकाल लो। जैसे अगर हमने ले लिया फॉर सम x बिलोंगिंग टू n, ठीक है, देयर एग्जिस्ट इन fx, किसके इक्वल है, y के इक्वल है, फॉर वेयर y कहाँ बिलोंग कर रहा है, r के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हम fx की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू y। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, इसके पहले जीरोस दैट इज 60। फिफ्टीन 4 द 60 होता है। अब 60 को मिडल टर्म स्प्लिट करके अगर हम देखें तो
और कुछ हो सकता है, जैसे लाइक आप इसका स्क्वायर देखो, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर तो 2x 2 to the 4 3 to the 12 प्लस 9 प्लस 3। अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, और यहाँ पर है 15, तो कितना बचेगा, और साथ में बचेगा 6, है ना। तो ये 6 करेंगे हम, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 6 यहाँ पे जाके हो जाएगा y माइनस 6, ठीक है। अब स्क्वायर रूटिंग कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू y माइनस 6। अब ये 3 यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 और अपॉन में 2, राइट, यहाँ से 2 हट जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई। और ये क्या है, हमारा फंक्शन है f, क्योंकि ये था हमारा f ऑफ इन्वर्स, ठीक है, f इन्वर्स था। तो f इन्वर्स की वैल्यू हमने स्टार्ट करी, उसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, है ना। इन्वर्स का और इन्वर्स करोगे तो वापस से आप उसी मेन फंक्शन पे आ जाओगे। तो हमने f निकाल लिया। अब हमें बताना है कि क्या ये इन्वर्टेबल है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि तभी हमारा क्या आया, f इन्वर्स आया। तो आप लिख देना कि वो क्या है, इन्वर्टेबल है, f जो है वो इन्वर्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक जा रहा है, और एक g फंक्शन है वो भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक जा रहा है, और एक h फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है। हमें फंक्शन डिफाइन है कि fx जो है वो 2x है, gy जो है वो 3y प्लस 4 है, और hz जो है वो sin z है, फॉर ऑल x y एंड z इन n, ठीक है। अब हमें ये फंक्शन को प्रूव करना है। पहले हम LHS लेके चलते हैं, h ऑफ g ऑफ f, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, हमेशा हमें पता है। तो h ऑफ लिख लिया, और यहाँ पे g ऑफ f होता है f ऑफ x, है ना। इसी तरीके से लिखते हैं, लास्ट क्लास में सीखा था हमने, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा लास्ट क्लास का, तो वो देख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये हो गया। अब fx की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, h ऑफ g ऑफ 2x, ठीक है। अब 2x को क्या करना है, y के अंदर डालना है, y की जगह पे क्या करना है, 2x को पुट करना है। अच्छा, अब इस h ऑफ g आ गया, h ऑफ g आ गया, h ऑफ g को हटाओ, यहाँ पे लिख दो h इंटू g ऑफ 2x। अब h के अंदर हमने g की 2x वाली वैल्यू डालनी है, मतलब 3 इंटू 2x प्लस 4, यहाँ पे h अभी भी रहेगा, ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6x प्लस 4। अब ये वाला जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है ये हमने कहाँ डालना है, z के अंदर डालना है, और z है साइन के अंदर, साइन 6x प्लस 4। ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ आ रही है, h ऑफ g ऑफ f में आ रही है। अब हम एक RHS भी निकाल लेते हैं, RHS निकालेंगे। RHS में क्या करना है, h o g ऑफ, अब यहाँ पे ब्रैकेट लग गया इधर, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, h ऑफ g y है ऑफ f, ठीक है। देखो अब ये हो गया f ऑफ g, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये h o g को हमने ऐसे खोल लिया, और यहाँ पे ऑफ y भी है, तो पहले क्या करते हैं हम, h o g तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो सॉल्व अपना अलग से होगा, ऑफ f की जगह इंटू एफ एक्स लिख लेते हैं, फिर h के अंदर gx और फिर बाहर fx, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h के अंदर gx और उसके बाद fx, ठीक है। फिर हम अगेन इसको h ऑफ ऐसे लिख सकते हैं,
जी एक्स की वैल्यू, जी के अंदर एफ एक्स डालना है, एफ एक्स का मतलब 2x डालना है, 2x डालेंगे तो अगेन वो आ जाएगा 6x + 4 और फिर से वापस हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि क्या है, h ऑफ g ऑफ f इज़ इक्वल टू h ऑफ g एंड ऑफ f। ठीक है, तो ब्रैकेट आप शिफ्ट कर सकते हो। अब इसी के क्वेश्चन पे बेस्ड हमारी क्या है, ये है थ्योरम है। अब थ्योरम में हमने यही चीज़ बिना किसी क्वेश्चन के सॉल्व करनी है। वहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके दिखा दिया था, अब हमें वैल्यू भी पुट नहीं करनी है। तो जब हम h ऑफ g ऑफ f निकालेंगे तो h ऑफ g ऑफ f को हम लोग लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ f x, और इसको हम लिख सकते हैं h के अंदर g और उसके अंदर f x। और जब हम दूसरा वाला निकालेंगे तो ये कैसे होगा, h ऑफ g और यहाँ पर एफ एक्स, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा और उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये मतलब हो गया h ऑफ g ऑफ f इज़ इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमने निकाला है ये क्या है, एक अच्छा खासा रिजल्ट है जो आगे के क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ठीक है, ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हो मतलब ऑफ वाले फंक्शंस में। चलो यहाँ पर क्या है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, 1 2 3 से जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या बन गया ये, 1 2 3 से कहाँ जा रहा है, a b c पे जा रहा है। और कैसे जा रहा है ये भी देखो, f ऑफ 1 a पे, f ऑफ 1 a पे, f ऑफ 2 b पे, f ऑफ 2 b पे, f ऑफ 3 c पे। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन f। ठीक है, अब g फंक्शन जा रहा है a b c से एप्पल बॉल कैट पे, तो a b c और यहाँ पे ले लो एप्पल बॉल और कैट, और ये कैसे जा रहा है, g ऑफ a एप्पल पे, b जा रहा है बॉल पे, c जा रहा है कैट पे। ये क्या फंक्शन है, g फंक्शन है। ठीक है, ये डायग्राम से समझ आ गया। अब बताना है कि क्या f ऑफ g, f और g और g ओ f क्या इन्वर्टेबल हैं। देखो 1 1 ऑन 2 साफ साफ दिख रहा है, g भी 1 1 ऑन 2 साफ साफ दिख रहा है। आप लिख दो f एंड g आर इन्वर्टेबल। ये हम कैसे कह सकते हैं, इस डायग्राम से देख के बता सकते हैं। अब g ओ f कैसे निकालेंगे, g ऑफ f निकालो। अब g के अंदर क्या डालना है, हमने एफ एक्स डालना है, g के अंदर हमने एफ एक्स डालना है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को देखो, g ऑफ x में अगर हम x में पहले 1 डालें तो g के अंदर f1 की वैल्यू क्या है, a है, और g ऑफ a क्या है, एप्पल पे जा रहा है। ठीक है, ऐसी g के अंदर अगर हम f में 2 डाल दें तो g के अंदर यहाँ पे जाएगा b और ये बन जाएगा बॉल। g के अंदर अगर हम f की वैल्यू डालें 3 करके तो ये हो जाएगी g की वैल्यू c, है ना, 3 जा रहा है c पे और c जा रहा है कैट पे। ठीक है, तो जी ओ एफ क्या है ये आपने डिफाइन करके दिखा दिया। अब जी ओ एफ का इन्वर्ट बताना है। इन्वर्टेबल कैसे बताओगे, अच्छा हमें ना अलग अलग से इन्वर्स भी निकालना है, शो दैट दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एफ इज़ 1 1 1 1 ऑन 2। कैसे पता चल रहा है, जी ऑफ एफ इज़ 1 1 ऑन 2। अब जी ओ एफ को निकालो,
यहाँ पे लिख दो 1 2 3 और यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं एप्पल, बॉल और कैट। और हमने अभी निकाल के दिखा दिया कि 1 जो है वो एप्पल पे जा रहा है, 2 बॉल पे और 3 कैट पे। ये कहाँ से आया? GOF। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने बता दिया कि GOF 1 1 on 2 है, हेंस इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल हो गया। अब इनका इन्वर्स भी निकालना है साथ में। इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? F इन्वर्स निकालना है। तो F इन्वर्स ऑफ A, देखो इन्वर्स कैसे निकलेगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए ये जो A वाली वैल्यू है ये 1 पे जाएगी, B वाली वैल्यू 2 पे जाएगी और C वाली वैल्यू 3 पे जाएगी। ये इन्वर्स होता है ना। रेंज वाली वैल्यूज़ को अब हमने डोमेन बनाना है, तो हमने इसको फंक्शन की वैल्यू में तो लिखना ही नहीं है। F ऑफ A is 1, F इन्वर्स ऑफ B is 2। यहाँ लिखूँ F इन्वर्स ऑफ A is 1, F inverse of B is 2 and F inverse of C is 3। सेम इन अ सेम मैनर आपने G इन्वर्स करके भी लिखना है। G इन्वर्स ऑफ एप्पल इज A, ठीक है। G इन्वर्स ऑफ बॉल इज B एंड G इन्वर्स ऑफ कैट इज C। इसी तरीके से जब आप GOF निकालोगे तो G ऑफ F का इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ एप्पल इज 1, G ऑफ F ऑफ का इन्वर्स ऑफ बॉल इज क्या? 2 एंड G ऑफ F का जो इन्वर्स है किसके लिए? कैट के लिए क्या है? 3 है। ये इस तरीके से आपने इन्वर्स भी लिख लिया। और क्या माना हुआ है कि हमें निकालना है कि शो दैट क्या शो करना है? GOF का इन्वर्स। अभी हमने GOF का इन्वर्स यहाँ पे ये डिफाइन करा हुआ है, इसको हमें इसके इक्वल दिखाना है, F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स। अब ये जो आपने निकाला है ना F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, देखो ये जो निकाला है ये F इन्वर्स और ये G इन्वर्स। अब इसका F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स निकालो। इसका मतलब ये है कि F इन्वर्स ऑफ G का क्या वैल्यू पुट करके देखें हम? एप्पल है ना, G इन्वर्स में क्या क्या वैल्यूज़ हैं? पहले एप्पल डालोगे तो वो आएगी F इन्वर्स के अंदर कौन सी वैल्यू है? A। और F इन्वर्स ऑफ A क्या जा रहा है? 1 पे जा रहा है ना। इनको देखना है यहाँ पे। फिर F इन्वर्स के अंदर हमने G इन्वर्स की वैल्यू अब डाल दी बॉल। भाई यही वैल्यू पुट करनी है ना एक एक करके, तो अब हमने बॉल डाल दिया। अब बॉल क्या है? सिर्फ इस अंदर वाले ब्रैकेट पे फोकस करो। G इन्वर्स ऑफ बॉल क्या है? B है, तो बस उस ब्रैकेट की जगह पे B लिख दिया। अब F इन्वर्स ऑफ B हमें यहाँ पे पता चल रहा है ये, अब ये वैल्यू पुट कर दो 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिख दूँ F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स ऑफ लास्ट क्या है? कैट डालोगे तो ये आ जाएगा F इन्वर्स ऑफ C और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3, ठीक है। ये बात आ गई समझ। अब नेक्स्ट चलें। इन सब दोनों से ये पता चला, एक सेकेंड, इन दोनों F इन्वर्स ऑफ G, देखो जब हमने पहली वैल्यू डाली, जब हमने पहली वैल्यू डाली, देखो यहाँ पर एप्पल डाला, सबसे पहले एप्पल डाला, वैल्यू क्या आई? 1। बॉल डाली, वैल्यू क्या आई? 2। जब कैट डाला तो वैल्यू क्या आई? 3 आई। तो इसका मतलब ये है कि G ऑफ F का होल इन्वर्स किसके इक्वल है? F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स। इस तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब थ्योरम है।
नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि अगर एक फंक्शन x से y पे जा रहा है और g जो है वो y से z पे जा रहा है, ये दो इन्वर्टेबल फंक्शंस हैं, तो हमें बताना है कि g और f भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, जैसे हम कहते हैं कि 3 × 1/3 जो है वो अगर 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि 3, अगर ये वाला पार्ट आप यहाँ लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 3 = 3, है ना। और यू कैन से कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का इन्वर्स, ठीक है। तो 3 = 1/3 का इन्वर्स। अब हमने ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। इस चीज़ को लिखने के लिए अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, मतलब ये इन्वर्स देख रहे हो आप, ये इन्वर्स की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है GOF का इन्वर्स, और इस 3 की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर हम इसको इधर लेके आएंगे यहाँ वाले पार्ट पे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, ठीक है, ब्रैकेट में, और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, GOF से। तो ये क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, है ना। और यू कैन से कि उल्टा भी हो सकता है, अगर हम इसको यहाँ ले जाने की बजाय इसको यहाँ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, GOF का इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स का होल इन्वर्स। ये हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ऊपर वाले को, कि F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स हमें दिया हुआ है, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, GOF को, OG को यहाँ ले रहे हैं और OF बाहर ले रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया है, थ्योरम 1 से आया है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करने के लिए F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स अपने पास रखा। अब ये वाला ब्रैकेट को और इसको अंदर ले लिया, ठीक है, ऑफ G। अब ये जो है इसके ब्रैकेट हमने ऐसे चेंज कर दिए, इसको रहने दो, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटके यहाँ आ गया, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, अगेन थ्योरम 1, ठीक है। अब ये हो गया F इन्वर्स ऑफ, अब G इन्वर्स ऑफ G क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी ऑफ Y, क्योंकि G की डोमेन Y में है ना, ऑफ Y। इसको आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करने का मतलब आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, तो यहाँ पे बच जाएगा F इन्वर्स ऑफ F, और यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी X की, ठीक है। सिमिलरली आपने इस वाले टर्म को अब यहाँ पे सॉल्व करके देखना है। कैसे सॉल्व करेंगे, GOF का होल इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स। अब दोनों में इन्वर्स है, आप इसको होल इन्वर्स ले सकते हैं, GOF ऑफ F इन्वर्स हमने ये ले लिया, और ऑफ G इन्वर्स इसका इन्वर्स ले लिया। अब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी, G ऑफ आइडेंटिटी X ऑफ G इन्वर्स, और यहाँ पर आ जाएगा G ऑफ G इन्वर्स का होल इन्वर्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ Y का इन्वर्स, दैट इज़ ओनली आइडेंटिटी ऑफ Y, ठीक है। दोनों तरीके से आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 S में, और हमने फंक्शन डिफाइन करा है S से S तक, जो कि इस तरीके से डिफाइन है। 3 जगह यहाँ पे फंक्शन दी हुई है, हमें बताना है कि F इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। पहला A पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन जो है 1 2 3 से 1 2 3 में ही जा रहा है। कैसे जा रहा है, 1 जा रहा है 1 पे, 2 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 3 पे, 1 1 ऑन 2 है तो मतलब इन्वर्टेबल है, ठीक है।
नेक्स्ट इज, अब इसका इन्वर्टेबल कैसे बनेगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सेम यही फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाएगा। बी पार्ट देखो 1 2 3 से 1 2 3 पे ही जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, 1 जा रहा है 2 पे, ये देखो 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, और 3 भी 1 पे जा रहा है, 3 भी 1 पे जा रहा है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है, तो इन्वर्टेबल भी क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट 1 जाएगा 3 पे, 1 2 3 1 2 3, 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, और 2 जा रहा है 1 पे, ये भी 1 1 2 1 1 ऑन 2 है, तो ये भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 भी है, तो इन्वर्टेबल भी होगा। ठीक है, ईजी, एक डायग्राम से बना लो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, और ईजीली हो भी जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब आ गई एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 1.3। अब हमने कहा कि फंक्शन 1 3 4 से 1 2 5 पे जा रहा है, और जी में 1 2 5 से 1 3 पे जा रहा है, और हमें फंक्शन इस तरीके से गिवन है, राइट डाउन जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ। इसका मतलब क्या लिखेंगे, जी के अंदर वैल्यू डालेंगे बार बार, एफ की पहले वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डाल देते हैं, एफ की वैल्यू 1 डाल देते हैं पहले, यह आ जाएगा जी के अंदर वैल्यू कहाँ जा रही है, 2 पे जा रही है, तो 2 लिख दिया, और जी ऑफ 2 कहाँ है, जी ऑफ 2 जा रहा है 3 पे, तो ये आ गई 3। फिर जी के अंदर हम एफ की वैल्यू सेकंड कहाँ डालेंगे, 3 डालेंगे, जी के अंदर 3 की वैल्यू जा रही है 5, और ये आ गया 5, और 5 जा रहा है हमारा 1 पे। नेक्स्ट जी के अंदर एफ की वैल्यू क्या डलेगी, 4 जा रहा है 1 पे, और 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो हमने राइट डाउन कर दिया जी ओ एफ। नेक्स्ट इज एफ जी एंड एच आर दी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, और दो चीज़ें हमने प्रूफ करके दिखानी है। तो पहले देखो कि एफ प्लस जी है और बाहर ओ एच है, ठीक है, तो अब ये ओ एच जो है जब मल्टीप्लाई करते हो आप, जैसे मान लो 2 + 3 मल्टीप्लाई करते हो और बाहर लिखा है 6, तो ये 6 क्या होता है, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस लग के ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है ना। वही चीज़ हम लोगों को यहाँ करनी है, एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच। मल्टीप्लिकेशन का साफ सीधा सा रूल है, या तो आप एक काम कर लो, एफ प्लस जी यहाँ लिखा था, ओ एच यहाँ लिखा था, है ना, तो आपने क्या करना है, ये तो डायरेक्टली ही आएगा मेरे ख्याल से, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी ऐसे ही आएगा, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट इज फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो जी ओ ऑफ एफ निकालने के लिए हमने लिखा जी और अंदर एफ एक्स, अब जी के अंदर हमने एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, दैट इज मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डालना है, मॉड ऑफ एक्स डालना है, तो ये हो जाएगा 5 मॉड एक्स -2। ठीक है, ये क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट है। और फिर एफ ऑफ जी कैसे निकालोगे, एफ के अंदर जी एक्स, एफ बाहर, जी एक्स क्या है, मॉड के अंदर 5x -2, और इसके अंदर हमने अब ये डालना है, तो 2 मॉड लग जाएंगे 5x -2। 2 मॉड लगाने का वैसे फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली 5x -2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हमने एफ एक्स की वैल्यू कर लोगे, जी ऑफ एफ, जी के अंदर एफ एक्स, ठीक है, जी के अंदर 8x3, और उसके बाद x की जगह पे 8x3, और फिर इसकी होल पावर 1/3, ठीक है, 2x आ जाएगा।
नेक्स्ट इज एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स डालना है, क्या है x की पावर 1/3 और यहाँ पे डालेंगे 8 और x की पावर 1/3 की पावर क्यूब, 8x आ जाएगा। ठीक है, मैंने भर दिया काफ़ी इसी में ही। चलो नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन हमने देखना है कि एफ एक्स हम लोगों को इस तरीके से गिवन है, हमें देना है एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स मतलब f के अंदर f की खुद की वैल्यू दैट इज़ 4x + 3 और 6x - 4, ऐसे लिखना है। और यहाँ पर अब फिर से fx के अंदर मतलब 4 के अंदर ये डालना है 4x + 3 6x - 4 + 3 अपॉन में 6 के बाद अंदर वापस से ये वैल्यूज़ और यहाँ पे -4। अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हो जाएगा 16x को + 12 प्लस, अब ये यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 18x - 12 अपॉन में नीचे आ जाएगा 24x + 18 - 24x - 16। ठीक है, 6x - 4 तो कट ही जाएगा, 4 4 = 16, 4 3 = 12, 8 6 = 18 - 12 और नीचे आ गया 24 + 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -24x और प्लस 4 4 = 16। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। यहाँ पे 24 कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है 12, है ना, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 34x और नीचे भी आ जाएगा 34 और 34 से 34 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x। वही हम लोगों को प्रूफ करना था कि ये x आ रहा है और इसका अब इन्वर्स निकालना है। तो आइडेंटिटी यही बन रही है ना, x आ रहा है, x इज़ दी आइडेंटिटी ऑफ दैट फंक्शन। तो अगर हमारी आइडेंटिटी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि ये ही इसका एफ इन्वर्स जो है आएगा, वो इसका इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स कैसे निकालोगे, व्हाट इज़ द इन्वर्स, आपने क्या पुट करना है, इसको y के इक्वल पुट करना है और उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 4x, अब इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 = y। ठीक है, ये वैल्यू है। अब हमें यहाँ पे से क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली 4x + 3 लिखो और यहाँ पे लिखो 6xy - 4, x की वैल्यू निकालनी है ना हमने। अब ये x यहाँ पे भेज दो तो ये हो जाएगा 4x - 6xy और ये 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -7। -7 मतलब अब यहाँ से आपने क्या पुट करना है, x को कॉमन ले लो, x को कॉमन लिया, अंदर बचा 4 - 6y और -7 है यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी -7 अपॉन में 4 - 6y और इन दोनों को ऑपोजिट करके आप इसको 6y - 4 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एफ इन्वर्स। तो यहीं पर लिख देती हूँ एफ इन्वर्स ऑफ y = 7 अपॉन में 6y - 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, state with reason whether the following functions have inverse। इन्वर्स का मतलब 1 1 on 2 होना चाहिए, है ना। अब ये सारे नंबर कहाँ जा रहे हैं, 10 पे जा रहे हैं, सारे नंबर 10 पे जा रहे हैं और ऑन टू तो होगा क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 10 की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है लेकिन वो यूनिक नहीं है, तो यूनिक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 1 नहीं है।
1 1 नहीं है, इसलिए इन्वर्स जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो 5 जा रहा है 4 पे, 6 जा रहा है 3 पे, 7 भी 4 पे जा रहा है और 8 भी 8 2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी 1 1 नहीं आ रहा, तो इन्वर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो 2 जा रहा है 7 पे, 3 जा रहा है 9 पे, 4 जा रहा है 11 पे, 5 जा रहा है 3 पे, 13 पे, सबकी यूनिक वैल्यूज़ आ रही हैं और एक एक ही वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 1 1 ऑन 2, दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, 11 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। हमें सिर्फ रीज़न बताना है, हमें इन्वर्स निकालना नहीं है, ठीक है, तो हम बस इतना ही करके छोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास आगे के क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई क्वेश्चन 6। फंक्शन आ रहा है -1 से 1 की रेंज के नंबर्स लेने हैं, वो जाएंगे रियल नंबर पे। इस तरीके से हम लोगों को डिफाइन है, ये कह रहे हैं ये 1 1 है, ये हमें प्रूफ करना है इस 1 1। तो प्रूफ करने का मतलब ये है कि आपने ले लिया x1 अपॉन में x1 + 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन में x2 + 2, यही ले रहे हैं। यहाँ पे x1 x2 + 2x1, यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 + 2x2, ये और ये तो कट जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ पे बच जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। फाइंड द इनवर्स, अब इसकी इनवर्स निकालनी है फॉर द रेंज ऑफ y। तो हमने y को इसके इक्वल रख दिया x अपॉन में x + 2 के, ठीक है, ये हो जाएगा yx + 2y इज इक्वल टू x। अब इस x को यहाँ लेके जाओ तो 2y इज इक्वल टू x माइनस xy। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो और x की वैल्यू निकाल दो। x कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस y इज इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2y अपॉन में 1 माइनस y। ओके, दैट्स इट, ये हमने निकाल लिया y की वैल्यू आ गई, ये इन्वर्स हो गया। इसी तरीके से दिया हुआ है हिंट में भी, यही हमारा क्या आ रहा है, f ऑफ इन्वर्स, ठीक है। कंसिडर f(x) हमें ये दिया हुआ है, फाइंड शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ x। ओके, अच्छा, अभी हमने ये 4x + 3 वाला ना एग्जाम्पल में क्वेश्चन करा है, डिट्टो सेम 4x + 3 ही वैल्यूज़ आ रही थी सब जगह, तो ये 1 1 ऑन 2 है, ऑन 2 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो रेंज आ गई। आई थिंक 1 1 इन्वर्टेबल के लिए ऑन 2 होना चाहिए क्योंकि सब, अच्छा हाँ ठीक है, ऑन 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स भी ले सकते हैं, कुछ भी पॉइंट डालो तो वहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। इन्वर्स ऑफ f हमने पिछले एग्जाम्पल्स में करा है, वहाँ से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) की वैल्यू ये है, हमें डोमेन और रेंज इस तरीके से दिया हुआ है, शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल विद द इन्वर्स f इन्वर्स ऑफ f गिवन बाय, अच्छा f इन्वर्स ऑफ f हमें निकाल के दिखाना है और हमें बताना है कि ये इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल के लिए 1 1 ऑन 2 देखना पड़ेगा, 1 1 होगा ऑन 2 भी होगा, तो मैं डायरेक्टली सीधा f इन्वर्स निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है। हमने ले लिया y और इसको ले लिया x² + 4, तो y - 4 हो जाएगा x², तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √ में y - 4, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ इन्वर्स ऑफ y, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज भी बड़ी है वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर r, हमने यहाँ से इस तरीके से हमने एक फंक्शन को डिफाइन करा हुआ है, शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल, और ये वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो पहले आपने इसको 9x1 का होल स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 5 को x2 के इक्वल रख दो, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, 5 से 5 तो कट ही रहा है, और बाकी चीज़ों को आप सॉल्व करके देख लेना, x1 इज़ इक्वल टू x2 ही आएगा इस वाली इक्वेशन में भी।
तो 1 1 ऑन टू होगा, इन्वर्टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसका इन्वर्स निकालना है, तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 को आपने क्या लिख दिया, y के इक्वल लिख दिया। y के इक्वल लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखो, ये बन रहा है 3x का होल स्क्वायर, है ना, और हम लोग इसको 3x² माइनस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लो, और तो ये बन जाएगा 9x² प्लस 6x, सॉरी माइनस 6x, तो ये प्लस ही ले लेते हैं चलो, और यहाँ पे आएगा -6 इज इक्वल टू y। इस तरीके से लिख दिया। अब ये यहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ये 3x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा f ऑफ इन्वर्स ऑफ y। ठीक है, यही हमें दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f(x to y) जा रहा है, ये एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और इसका एक यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि g1 और g2 उसके दो इन्वर्स हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगे। g1 और g2 इसके दो इन्वर्स हैं f के, ठीक है, तो हमें बताना है कि वो यूनिक है, मतलब g1 और g2 एक ही चीज़ है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें बताना है कि f ऑफ g1 ऑफ y इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी पे जाएगा, और वही वैल्यू f ऑफ g2 y की भी जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम देखें f ऑफ g1 y इज इक्वल टू f ऑफ g2 y, ठीक है। अब क्योंकि g1 g2 जो है वो इन्वर्स हैं, तो मतलब g1 g2 क्या होंगे, 1 1 होंगे। g1 एंड g2 आर 1 1 फंक्शन होंगे, तभी तो इन्वर्स बन रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी, है ना, सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब अगर हम मान लें कि ये कोई x आ रही है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, f(x) आएगी। और क्योंकि f भी 1 1 है, f इज़ ऑल्सो 1 1, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी वैल्यू कुछ a आएगी, दोनों की वैल्यू समथिंग सेम ही आएगी। तो ये मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि g1 एंड g2 आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज f जा रहा है 1 2 3 से ABC पे, जो का मतलब 1 का मतलब 1 A पे जा रहा है, 2 B पे जा रहा है और 3 C पे जा रहा है। हमने f इन्वर्स निकालना है और उसका इन्वर्स और इन्वर्स निकाल के दिखाना है। ओके, इन्वर्स का भी इन्वर्स निकाल के दिखाना है कि वो f पे बन रहा है। तो f इन्वर्स ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन 11, ठीक है। f इन्वर्स ऑफ पहला क्या डालें, 1, A, है ना। ये 1 2 3 जो है ये जा रहे हैं A B और C पे ऐसे, तो अब हम A डालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, B डालेंगे तो 2 आएगा, और f इनवर्स ऑफ C डालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने f इनवर्स निकाल के दिखा दिया है। अब हम ये बोल रहे हैं कि f इनवर्स ऑफ f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स ऑफ f इनवर्स। f इनवर्स के अंदर हमने अब इनवर्स की वैल्यू में a डालते हैं, तो आएगा f इनवर्स ऑफ 1 f इनवर्स का होल इनवर्स बना रहे हैं हम, ठीक है। f इनवर्स का भी इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स इसका भी निकालोगे, अगर इसका भी इन्वर्स निकालोगे तो मतलब f इनवर्स
का भी इन्वर्स निकालोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने एफ इन्वर्स के भी इन्वर्स में क्या वैल्यू डालनी है। अब 1 डालोगे, इसका इन्वर्स कर रहे हैं ना, फिर से रेंज की वैल्यू डालोगे, कहाँ जाएगा वो, ए पे जाएगा। ठीक है, एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स में अगर 2 डालोगे तो क्या जाएगा, बी आएगा। ऐसी 3 डालोगे तो सी आएगा। तो वो क्या वैल्यू है, एफ है। वही हमने प्रूव कर दिया। शो दैट द इन्वर्स एफ इन्वर्स इज एफ दैट इज, ठीक है। अब ये हमें बिना फंक्शन के करना है कि एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज एफ। अब पहले तो हमें फंक्शन की वैल्यूज दी हुई थी तो हमने वैल्यू पुट करके दिखा दिया कि वो इक्वल है। अब हमें वैल्यू पुटिंग नहीं दी हुई, लेकिन हमें बताना है एफ इन्वर्स का इन्वर्स एफ है, ये निकालना हमने। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एफ इन्वर्स को ऐसे लिख लेते हैं, फॉर सम एक्स, कहाँ पे बिलोंग करेगा, डोमेन में। ठीक है, लेकिन एफ इन्वर्स ऑफ एक्स को, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स क्या होगा, किसी वाई के इक्वल होगा, है ना, किसी y के इक्वल होगा। और y का इन्वर्स फिर से x आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो, अगर कोई x जो है वो y पे जा रहा है तो इसका मतलब ये जब इस पे जाएगा तो ये क्या होगा, y का इन्वर्स होगा x। ठीक है, इसकी लैंग्वेज फॉर्मेशन यार एक बार देख लेना। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। देन एफ ऑफ एफ, अच्छा चलो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ़ के अंदर एफ एक्स डालना है, इसका मतलब एफ़ के अंदर क्या डालना है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, अब एफ़ के अंदर अब 3 माइनस एक्स की जगह पे यही डालनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। और इसके बाद इसका क्या करना है, क्यूब करना है, और फिर इसकी पावर क्या करनी है, 1/3 करनी है। ओ माय गॉड, समझ आया। 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3 थी, और इसका हमने क्या करना है, क्यूब करना है, और फिर इसकी पावर क्या करनी है, 1/3 करनी है। अब देखो ये और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 3 × 1/3 इज़ 1, तो 3 माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस एक्स क्यूब, ये पावर हो जाएगी 1, और यहाँ पे लिखना है हमने 1/3। ठीक है, अब हमने बाहर तो पावर है नहीं, ब्रैकेट खोल दो, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और ये कट जाएंगे। अब बचेगा एक्स क्यूब और उसकी पावर 1/3, दैट इज़ एक्स ओनली। तो आंसर सी आ रहा है। नेक्स्ट इज़ हमें फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, हमें उसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का मतलब 4x अपॉन में 3x प्लस 4 की वैल्यू हमने कुछ ले ली y, तो ये हो जाएगा 4x, और ये यहाँ पर आ जाएगा 3xy प्लस 4y। अब हमने इसको यहाँ लेके जाना है और माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ब्रैकेट में लेके ऐसे लिख रही हूँ। तो x की वैल्यू आ गई 4y अपॉन में 4 माइनस 3y, 4y अपॉन में 4 माइनस 3y, ये b आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। नेक्स्ट में हम लोग आगे रिलेशन फंक्शन कंटिन्यू करेंगे।